हेलो फ्रेंड्स, अफजल आईएएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय राज्यों समुद्री सीमा। पिछली क्लास में हमने अफजल आईएएस एकेडमी की तरफ से पढ़ा था कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा। मुझे आशा है कि आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी और उसी के क्रम में मेरी तीसरी क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की और मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत बढ़िया लगने वाली है। बहुत सीमित, बहुत कम समय में अपनी क्लास को मैं ख़त्म करूँगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी मेरी और मैं प्रयास करूँगा कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। बहुत कम समय में आपको मैं ये जो टॉपिक है भारत की तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा समझाने का मैं प्रयास करूँगा और इससे संबंधित छोटे छोटे तथ्यों को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में और इस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसके नोट्स ज़रूर बनाते जाइए आप। अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप इसको बेहतर समझ नहीं पाएंगे, तो इसके नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। इसमें कहा है कि भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा। सबसे पहले हम भारत के विषय में समझ लेते हैं कि भारत की जो नीचे यानी आपको पता है कि हमारा जो भारत था, तो भारत के का जो निर्माण हुआ है तो वो दो प्लेटों के टक्कर, मतलब एक नीचे जो एक थोड़ा समझ लेते हैं इसको बेसिक हम। अल्फ्रेड वेगनर महोदय थे। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने क्या कहा कि हमारी जो पृथ्वी थी पूरी, वो जो पूरी पृथ्वी थी जो आज 7 महाद्वीपों में बटी हुई है, वो पहले एक थी। उन्होंने क्या कहा कि जो आज ये सारी पृथ्वी अलग अलग महाद्वीपों में बटी हुई है, वो सब पहले एक थी। उन्होंने कहा था कि वो एक थी और उसका नाम था, वो जो पूरा ये भूखंड था उसका नाम था, उन्होंने बताया था उसका नाम था पेंजिया। पेंजिया नाम उन्होंने दिया था कि उसका नाम पेंजिया था। और जितने कॉन्टिनेंट आज आपस में जुड़े हुए हैं, जो आज अलग अलग हैं, वो सब जुड़े हुए थे। और उस भूखंड के जो इर्द गिर्द एक बहुत विशाल जलीय क्षेत्र था और उस विशाल जलीय क्षेत्र का जो नाम था, यानी यहाँ पर एक विशाल जल क्षेत्र था, बहुत विशाल जल क्षेत्र था और उस विशाल जल क्षेत्र का नाम था पेंथालासा। क्या नाम था? पेंथालासा। पेंथालासा नाम था उसका और एक सागर था। आज भी पेंथालासा हमें जो है प्रशांत महासागर के रूप में देखने को मिलता है। इतना विशाल महासागर था। करोड़ों जो है साल, कई सौ साल, करोड़ों साल बीत जाने के बाद भी हमें यह सागर आज प्रशांत महासागर के रूप में देखने को मिलता है। अल्फ्रेड वेगनर ने महोदय ने कहा कि ये जो पेंजिया थी, ये कुछ कारणों से, हालांकि ये इन्होंने जो कारण बताए थे इसके विखंडन का, वो आज के इस वैज्ञानिक युग में जो है उस प्रमाणित वो नहीं कर सके, जो वो उसमें चूक गए वो। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये जो भूखंड था ये ध्रुवीय खिंचाव के कारण 2 बराबर भागों में टूटा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा गया, उन्होंने कहा कि इसमें जो है क्रैक पड़ा और ये 2 बराबर भागों में टूटा। ऊपर वाला जो हिस्सा गया ये कहलाया आपका अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे वाला हिस्सा जो टूटा ये कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेंशिया कहा गया, भी कहा गया। तो जिस तरीके से ये निचला हिस्सा जो था गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा था, इस तरीके से ये हमारा भारत, ये जो था भारतीय प्रायद्वीप जो देख रहे हो आपको, तो ये हिस्सा था गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और ये जाते जाते इस तरीके से मूव होते हुए गया और ये टकराया, किससे टकराया? लॉरेंशिया से टकराया, यूरेशियन प्लेट से टकराया और जिसके कारण जो है हिमालय बना। तो इस तरीके से जो ये निचला हिस्सा भारत का आप देख पा रहे हो, यानी जो निचले हिस्से की हम बात करते हैं भारत की, इसका एक ड्रॉ बना लेते हैं, हम एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पर, आपको समझाने में ईजी रहेगा मुझे। इस तरीके से आपको भारत का मैप बनाना बहुत ज़रूरी जो है आना चाहिए। बिना भारत के मैप बनाए आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ये हिस्सा था और ये मूव करते हुए जाकर के टकराया, किससे? ये टकराया जो है यूरेशियन प्लेट से टकराया और इसके टक्कर के परिणाम स्वरूप ही निर्माण हुआ हिमालय का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भारत का ये जो निचला हिस्सा है, यानी जो ये हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, इस तरीके से ये हिस्सा
ये पूरा, ये कहलाया आपका प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या कहलाया हिस्सा? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत कहलाया, प्रायद्वीपीय भारत कहलाया हिस्सा। और ये सबसे प्राचीन था, जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, यानी जो निचला हिस्सा, ये सबसे प्राचीन हिस्सा है, बहुत पुराना हिस्सा है और गोंडवाना का हिस्सा है। तो उस तरीके से ये प्रायद्वीप इसे क्यों कहा गया? ये जो पूरा हिस्से को हम प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि प्रायद्वीप कहने के पीछे कारण ये है कि प्रायद्वीप का मतलब होता है यानी वह भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो यानी 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। मान लीजिए ये कोई भूखंड है, तो अगर 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, यानी इधर से भी जल से घिरा हुआ, इधर से भी जल से घिरा हुआ है और इधर से जल से घिरा हुआ है, तो ऐसे भूखंड को कहा जाता है प्रायद्वीप। आपको पता है कि हमारा जो भारत है, तो बेसिकली ये इधर से अरब सागर से घिरा हुआ है, नीचे हिंद महासागर से और इधर बंगाल की खाड़ी से। तो एक प्रकार का ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसी कारण इसे कहा जाता है प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। उसी तरीके से एक द्वीप होता है। द्वीप किसे कहते हैं? देखिए, एक प्रकार का कोई भूखंड हो जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जो चारों ओर से जल से घिरा हो, तो ऐसे भूखंड को कहा जाता है फ्रेंड्स, ऐसे भूखंड को कहा जाता है द्वीप कहा जाता है। तो उसी के हिसाब से हमारा भारत कैसा है? हमारा भारत है एक प्रायद्वीप। तो यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के तटीय राज्य की हम बात करते हैं कि भारत के कौन से तटीय राज्य हैं, उनके विषय में हमें यहाँ पर जानना है और समुद्री सीमा जाननी है। सबसे पहले हम भारत के तटीय राज्य की चर्चा करेंगे कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। इसको आप नोट ज़रूर करते जाइए फ्रेंड्स, नोट करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको नोट्स नहीं करेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो तटीय राज्य की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तटीय राज्य की बात करते हैं, तो एक हमारा यहाँ हो जाता है, ये हो जाता है गुजरात। एक हो जाता है गुजरात। तो यहाँ हम लिखते भी जाते हैं। पहला हो गया हमारा गुजरात। दूसरा यहाँ पर हमारा एक है महाराष्ट्र। दूसरा क्या है? महाराष्ट्र। तीसरा यहाँ पर हमारा है गोवा। चौथा हमारा यहाँ पे है कर्नाटक। पांचवा यहाँ पर हमारा है केरल। पांचवा क्या है? केरल। छठा यहाँ पर हमारा है तमिलनाडु। सातवां यहाँ पर हमारा है आंध्र प्रदेश। सातवां आंध्र प्रदेश है। और आठवां हमारा है यहाँ पर, आठवां हो जाएगा उड़ीसा। आठवां क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और नवा हो जाएगा इधर हमारा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? नवा हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से 9 ऐसे स्टेट हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं, यानी जिन्हें हम भारत के तटीय राज्य भी कहते हैं, जिसमें पहला हमारा है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नवां पश्चिम बंगाल। ये इतने स्टेट जो भारत के हैं, ये क्या करते हैं? तटीय सीमा साझा करते हैं। अब इसमें एक बात, हम 2 चीज़ें और देखते हैं कि कौन सा स्टेट जो है तो वो ज़्यादा सीमा साझा करता है, ज़्यादा तटीय सीमा रखता है, और कौन सा जो स्टेट है वो कम सीमा रखता है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा की बात करें, अगर हम सबसे अधिक तटीय सीमा कौन सा स्टेट इसमें रखता है, तो हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात ये क्या करता है? ये सबसे अधिक सीमा रखता है, सबसे
अधिक तटीय सीमा रखने वाला राज्य सबसे अधिक तटीय सीमा किसके पास है? तो आंसर इज गुजरात। सबसे अधिक तटीय सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। बात करते हैं सबसे कम सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पर लिखते हैं गुजरात सबसे अधिक, और दूसरा है तो वो है गोवा। गोवा जो स्टेट है ये सबसे कम या जो है तटीय सीमा रखने वाली, यानी इसके पास जो कोस्टल जो एरिया है वो बहुत कम है। बहुत कम तटीय सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे कम तटीय सीमा रखने वाला राज्य गोवा। ठीक है, दो चीज़ें हमें इसमें समझ में आ गई। अब हम इसमें बात करते हैं कि वह कौन सा, इसमें हम पॉइंट ढूंढते हैं कि कौन से पॉइंट हम बना सकते हैं जिससे और जो है एग्ज़ाम में हमको बहुत मदद मिले और हम एग्ज़ाम में सफलता के नए नए परचम लहरा सके। तो इसमें तरीके से आप देख पा रहे हो, अब इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 9 राज्यों में 2 ऐसे स्टेट हैं जो तटीय सीमा तो रखते हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। बहुत ज़रूरी प्रश्न है ये, यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है। अब आपसे ऐसा नहीं कहेगा कि सबसे लंबी तटीय रखने वाला राज्य तो गुजरात अमूमन सभी को पता है, लेकिन अब इसमें पूछता है आपसे कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य ऐसा है जो तटीय सीमा तो साझा करता है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो ऐसा राज्य कौन सा है? तो ऐसा राज्य है, पहला नंबर पे है गुजरात। तो इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर, गुजरात के बारे में लिख देते हैं, गुजरात तटीय सीमा साझा करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो गुजरात करता है, गुजरात किसके साथ सीमा साझा करता है? आप सभी बताइए। गुजरात सीमा साझा करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ करता है? पाकिस्तान के साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सीमा भी साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है किस देश के साथ? पाकिस्तान के साथ साझा करता है। आगे बढ़ते हैं कि वो दूसरा कौन सा स्टेट है? तो दूसरा स्टेट है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो स्टेट है तो वो यहां लिख देते हैं, पश्चिम बंगाल तो तटीय सीमा साझा करता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। किसके साथ करता है? तो आंसर इज बांग्लादेश। यहां पर एक स्टेट है, एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। तो क्या है? पश्चिम बंगाल तटीय सीमा साझा करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। किससे करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। तो इसमें कौन से हो गए? तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल। ये 2 स्टेट ऐसे हैं जो तटीय सीमा तो साझा करते हैं, साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने देख ली। अब हम बात करते हैं इसमें कि भारत की जो तटीय सीमा कितनी लंबी है। तो भारत की तटीय सीमा हम 2 रूपों में देखेंगे। पहला बात करते हैं भारत की जलीय सीमा की, बात करते हैं कि भारत की शुद्ध जलीय सीमा कितनी है। तो यहाँ लिख देते हैं भारत की
जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा कितनी है? तो भारत की जो जलीय सीमा की बात करते हैं तो वो सिर्फ 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। अगर भारत की कुल तटीय सीमा की बात की जाए, तटीय सीमा में इसमें जलीय सीमा होगा 6100 किलोमीटर, इसमें सिर्फ जल की बात की गई है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है और जो पूर्वी हिस्सा है, इस पश्चिमी हिस्से में और पूर्वी हिस्से में जो है हमें दो अलग अलग द्वीप समूह पाए जाते हैं। इस तरीके से बात करते हैं, अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे अंडमान निकोबार के द्वीप समूह, और इधर पश्चिमी साइड पर हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें मिलेंगे लक्षद्वीप। तो अगर इन द्वीपों के भी तटीय कोस्टल को जोड़ा जाए तब 6100 किलोमीटर नहीं होगा, तब हो जाएगा भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा द्वीपों सहित कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर इसकी टोटल जो यहाँ की जो इसकी जो तटीय सीमा है वो हो जाएगी। इसमें हमने द्वीपों को भी जोड़ा है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तब आपको कहना है, अगर आपसे सिर्फ जलीय सीमा पूछे, उस कंडीशन में आपको टिक करना है 6100 किलोमीटर। लेकिन आपसे अगर कह रहा है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आंसर इज 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल जो है तो वो तटीय सीमा है, इतनी तटीय सीमा है। इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है। उसी तरीके से जो गुजरात है, जो सबसे लंबी तटरेखा रखता है, वो तटरेखा की लंबाई है जो है 1214 किलोमीटर। कुल तटीय रेखा की लंबाई है, जो कि भारत में सबसे बड़ा जो है ये स्टेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बताने का प्रयास किया है। थोड़ा कुछ चीज़ें और भी इसमें हम देख लेते हैं जो इसके लिए ज़रूरी हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला जो चीज़ें हो सकती हैं इसमें। इस तरीके से देख रहे हो आप, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, इस तरीके से जो ये स्टेट है, तो इन स्टेटों में क्या होता है, मत्स्य उत्पादन ज़्यादा होता है, मछली का उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है। और मत्स्य उत्पादन से क्या होता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं तो अपना जीवन यापन करते हैं। थोड़ा हम और बढ़ते हैं इसमें, थोड़ा और कुछ चीज़ें इसमें हम समझ लेते हैं जो बहुत ज़रूरी हो जाती है इसको समझने का, तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ के लिए। यहाँ पर एक हमें ब्रिज देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें एक ब्रिज देखने को मिलता है, और इस ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज के इधर ही हमें एक छोटा सा यहाँ पर हमें एक द्वीप देखने को मिलता है, और ये जो द्वीप है, ये द्वीप का नाम है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप को हम पंबन द्वीप भी कहते हैं, और उसी के यहीं पर जो है, यहीं पे हमें देखने को मिलता है हमारा एक पड़ोसी देश कह लीजिए, या इस तरीके से, और ये है श्रीलंका। लंका का जब हम जिक्र करते हैं तो लंका के जिक्र के बाद ही हमें एक प्रकार का रामायण की जो है छवि हमारे सामने जो है, हमारे आंखों के सामने आ जाती है। तो लंका की बात करते हैं तो श्रीलंका। तो उसी तरीके से ये रामेश्वरम जो द्वीप है ये भारत का है, और जो श्रीलंका है तो यानी ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, भारत, और ये श्रीलंका। ये लंका एक भारत का देश है,
पड़ोसी। तो उसी तरीके से रामेश्वरम जो द्वीप है, इसी के यहाँ पर एक कोने पे, यहाँ पर एक अंतिम जो बिंदु है इसका, यानी जहाँ से भारत की सीमा समाप्त हो जाती है, और उस बिंदु का नाम है धनुषकोडी, या उसे धनुषकोडी भी कहा जाता है, कोटी भी कहा जाता है, तो धनुषकोडी। और ये हिस्सा, और उसी तरीके से जो श्रीलंका का एक यहाँ पर एक हिस्सा है, ये जहाँ जो श्रीलंका का अंतिम बिंदु है, और जिसका नाम है तिलई मन्नार। तो उसी तरीके से धनुषकोडी और तिलई मन्नार, इन दोनों के बीच में एक पत्थरों की संरचना है जिसे कहा जाता है राम सेतु। एक प्रकार के पत्थरों की संरचना हमें यहाँ छोटे छोटे पत्थरों की संरचना देखने को मिलेगी, यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों की संरचना देखने को मिलेगी, जिसे कहा जाता है राम सेतु। राम सेतु का ऐसा कहा जाता है कि जब जो श्री राम थे, जब उनकी पत्नी जो सीता जी का जब अपहरण करके रावण जब अपने देश लंका लेके जाता है, तो जब ये वापस जब लंका जाते हैं अपने वानरों के साथ, तो यहाँ पर बीच में इन्होंने जो है पत्थरों के ऊपर राम लिख करके उसको पत्थर को फेंकते हैं, और वो पत्थर जो होता है पानी में डूबता नहीं है। तो इस प्रकार से एक पुल बनाया जाता है जिसे कहा जाता है राम सेतु। अब इस राम सेतु को अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। इसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, इसे आदम का पुल भी कहा जाता है, अलग अलग चीज़ें इसके बारे में हैं। लेकिन अमूमन हम राम सेतु का जब जिक्र आता है, हमने जो किताबें पढ़ी हैं, हमने जो चीज़ें ग्रंथ पढ़े हैं, और उन ग्रंथों में जब हम देखते हैं तो हमें स्पष्ट एक झलक दिख जाती है रामायण की, रावण काल की जो है झलक दिख जाती है, उसके सोने की लंका की झलक दिख जाती है, और हम अनायास ही कल्पना करने लगते हैं रावण के उस लंका की। तो उस तरीके से फिर ये पत्थरों की संरचना है, आज भी इस पर वैज्ञानिक जो है शोध कर रहे हैं। तो उसी तरीके से तो यानी ये पत्थरों की संरचना कहलाती है राम सेतु। तो इसी तरीके से धनुषकोडी से लगा करके तिलई मन्नार तक का जो ये क्षेत्र है बीच में, तो ये कहलाता है राम सेतु कहलाता है। तो उसी के बाद क्या होता है कि अब यहीं पर यानी धनुषकोडी और तिलई मन्नार के बीच में एक जलसंधि हमें यहाँ देखने को मिलती है। एक जलसंधि का मतलब यहाँ पर एक जलसंधि समझ लीजिए आप। देखिए जलसंधि क्या होती है, मान लीजिए कोई वाटर बॉडी ये है और कोई वाटर बॉडी ये है, तो एक छोटा सा सकरा सा जलीय क्षेत्र जो यहाँ होता है, जो दो बड़े जल क्षेत्रों को मिलाता है, तो ऐसे संरचना को कहा जाता है, या ऐसी चीज़ को कहा जाता है जलसंधि कहा जाता है, यानी वाटर स्टेट कहा जाता है, जो दो बड़े जल क्षेत्रों को मिलाता है। तो उस तरीके से हमें यहाँ पर एक जो है देखने को मिलेगा एक जलसंधि जिसे कहा जाता है पाक की जलसंधि। क्या कहते हैं उसे? पाक की जलसंधि। पाक की जलसंधि कहेंगे उसे। और उसके नीचे हमें यहाँ पर एक खाड़ी देखने को मिलती है, एक खाड़ी जिसे कहते हैं पाक की खाड़ी। और यहाँ नीचे हमें यहाँ पर और एक खाड़ी देखने को मिलती है जिसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। अब इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं कि जो है कौन सा ऐसा जलसंधि है जो श्रीलंका और भारत को अलग करता है। तो आप सभी को पता है कि श्रीलंका और भारत को जो अलग करने वाली जलसंधि है वो है पाक की जलसंधि। तो और उसमें कह सकता है कि रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के बीच में कौन सी ऐसी जो है खाड़ी पाई जाती है, तो पाक की खाड़ी। तो उस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। रामेश्वरम द्वीप एक प्रकार का जो धार्मिक स्थल भी है, कई सारे लोग यहाँ पर धार्मिक स्थल के रूप में भी यहाँ पर आते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बात थोड़ा और इसके आगे हम कर लेते हैं। भारत की जलीय सीमा हमने बता दी, भारत की तटीय सीमा हमने बता दी कि ये सारी चीज़ें इसमें ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज जब प्राचीन काल में जब लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे तो इस तरीके से यहीं से ही जो है उन्होंने जो है ये इन्हीं के माध्यम से जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जिस तरीके से मान लीजिए
महाराष्ट्र की बात की जाए, गोवा की बात की जाए, कर्नाटक या केरल, ये जो तट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण तट माने जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण तट माने जाते हैं? इसके पीछे कारण ये है कि जब पुर्तगाली लोग, जब यूरोप की कंपनियां यहाँ व्यापार करने के लिए आती थी तो वो यहीं पर व्यापार करती थी, इन्हीं स्टेटों में। आप देखोगे महाराष्ट्र की बात की जाए और गोवा की बात की जाए, कर्नाटक, तो ये जो इतने जो ये 4 बेसिकली जो 5 हैं, गुजरात भी है, गुजरात भी एक स्पेसिफिक स्टेट है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये इतने जो स्टेट हैं तो ये संभ्रांत स्टेट हैं और ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध हैं। कैसे क्या होता है कि जब यूरोप के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे तो इन्हीं कोस्टल जो ये स्टेट हैं यहीं से ये व्यापार करते थे। इस तरीके से जब जो यूरोप का जो पहला पुर्तगाली जो एक नाविक आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, जब वो भारत आया था तो इसी तरीके से वो केरल के तट पर पहुंचा था और जमोरिन ने उसका स्वागत किया था और केरल से उसने स्टार्टिंग किया था, मसालों का उसने व्यापार करना स्टार्ट किया था। उसी तरीके से महाराष्ट्र की बात करी जाए तो महाराष्ट्र में एक मुंबई है, तो मुंबई पर जो एक प्रकार का सागरीय तट है, क्षेत्र है बहुत, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कई प्रकार के पत्तन अर्थात बंदरगाह हैं, मालों का जो है वहाँ पर आयात और निर्यात होता है, कई सारी चीज़ें होता है। और ये जो तटीय जो स्टेट होते हैं तो यहाँ पर क्या बेसिकली चीज़ें होती हैं, तटीय यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। तटीय स्टेट होने के फायदे, तटीय राज्य होने के लाभ, इसके कई सारे लाभ हैं। जैसे पहला इसमें लाभ ये होता है कि यहाँ पर जो है आसानी से चीज़ों का, जिस तरीके से मान लीजिए कोई व्यापारी अगर सामान का करता है आयात निर्यात तो समुद्र के माध्यम से आता है और आराम से इन स्टेटों में पहुंच जाता है। दूसरा क्या होता है, इन स्टेटों में जो समुद्र के तटीय स्टेट होते हैं वहाँ पर मत्स्य उत्पादन भी लोग करते हैं, मछली का उत्पादन भी होता है और आसानी से वो मछली का उत्पादन कर करके जो है अपने चीज़ों को वो जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसी के आगे बात करते हैं हम केरल की। इस तरीके से इधर भी ये भी हो सकता है, बंगाल की खाड़ी है और बंगाल खाड़ी में जिस तरीके से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के जो स्टेट हैं तो यहाँ पर भी जो है व्यापार होता है, मत्स्य उत्पादन चीज़ें होती हैं। तो भारत का जो तटीय राज्य है, अब इनके नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। इस तरीके से कोई विपदा आ गई या कोई दिक्कत आ गई तो जिस तरीके से हमारी चक्रवात की घटना आ गई तो सुनामी से भी इनको कई सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कई चीज़ें जो है यहाँ पर अबनॉर्मल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ें लोगों को देती हैं इस तरीके से। तो भारत के 9 राज्य जो है ऐसे थे जो तटीय सीमा साझा करते थे और साथ ही साथ जो है इनकी अपनी विशेषताएं थी और ये अपनी विशेषताओं से जो है चीज़ें देखते थे। बात करते हैं हम भारत की, तो इसके कोने पे जो है यहाँ पर भारत के पश्चिमी तट पर यहाँ पर हमें जो है 36 द्वीपों का एक समूह देखने को मिलेगा जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर पूर्वी तट पर हमें जो है एक 572 द्वीपों का एक समूह देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह, तो इसके बारे में अलग हम बात करते हैं। इस तरीके से लक्षद्वीप की जो राजधानी है तो वो कवरत्ती है और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में यहीं तक, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों को भेजें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।